हम शुरुआत करते हैं यूनानी कंट्रीब्यूटर्स से कि जो ग्रीक वर्ड है उन्होंने ज्योग्राफी में क्या कंट्रीब्यूट किया, कैसे उन्होंने ज्योग्राफी के ज्ञान को आगे बढ़ाया। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोब में जो यूनान की स्थिति है उसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब आप यूनानियों के योगदान की बात कर रहे हैं तो आप अपने आप को केवल और केवल आज के यूनान तक सीमित मत कर लेना। उस समय जो यूनान साम्राज्य था उसका आधिपत्य भूमध्य सागर के चारों तरफ बहुत बड़े क्षेत्र में था। उसको हम संबोधित करते हैं यूनान से, जिसमें एशिया कोचक के भाग भी आते हैं, जिसमें उत्तरी अफ्रीका के भाग भी आते हैं, और निश्चित रूप से दक्षिणी यूरोप के भाग जो सटे हुए हैं भूमध्य सागर से वो भी उसके अंदर शामिल होते हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी समझ लेना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि आप यदि गौर से अपने मानचित्र में देखोगे तो ये पूरा क्षेत्र आपको 30 से या यूं कहें कि 20 से लेके और 40 डिग्री अक्षांश के बीच इसका ज्यादातर क्षेत्र पाया जाता है। और ये क्षेत्र वो है जहां हवाएं अवतलित होती है साल के ज्यादातर समय में। इसके कारण यहाँ आकाश स्वच्छ पाए जाते हैं। आप यहाँ पर आपके सामने जो मानचित्र है उसके अंदर स्पष्ट देख सकते हैं कि बहुत ही उबड़ खाबड़ भूमियां हैं। अनेकों सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ देखने को मिलते हैं। भूकंप की गतिविधियां यहाँ देखने को मिलती है। नदियों की हलचलें यहाँ देखने को मिलती है और नदियों के द्वारा किए गए कार्य आपको अनुभव करने का मौका मिलता है। सागरीय लहरों के थपेड़े यहाँ पर आप किनारों पे महसूस कर सकते हो और उनके द्वारा किस तरह से स्वरूपित होता है उसको भी आप देख सकते हो। तो इतने विविधता रूपी भौगोलिक अनुभवों के कारण ही शायद यहाँ पे भूगोल के विकास के लिए एक आदर्श दशा उत्पन्न होती है। और यही एक कारण हो सकता है कि यूनान के लोगों की भूगोल से की विषय वस्तु से संबंधित जो बातें हैं उनको समझने और उनको व्यवस्थित रूप देने में इनकी रुचि रही होगी। ये स्वर्णकार लगभग 500 बीसी से 200 बीसी तक माना जाता है। ये लगभग ये जो काल है 300-400 सालों का, इस पीरियड के अंदर यूनान बहुत समृद्ध था और इसी समृद्धता के कारण इनको शासक वर्ग का प्रेशर मिला और उसी के कारण इन्होंने बहुत सारी भूगोल की शाखाओं में अपना योगदान दिया। हालांकि उस समय वो शाखाएं अलग अलग नहीं थी, और शाखाएं तो दूर की बात है, उस समय भूगोल भी एक भूगोल अलग से विषय के रूप में स्थापित नहीं था। तो पृथ्वी के धरातल के बारे में तथ्य जुटाए यूनानियों ने, ज्ञात क्षेत्र के मानचित्रों को बनाने का प्रयास किया और स्थानों को मानचित्र पर दर्शाने का प्रयास किया, आकाशीय पिंडों के अध्ययन में रुचि दिखाई, भौगोलिक प्रक्रमों के अध्ययन में रुचि दिखाई, गणितीय भूगोल में बहुत ही अपने समय का बहुत ही शानदार योगदान दिया और ऐतिहासिक भूगोल में भी अपना योगदान दिया। अब जब हम कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं कि भाई इसमें योगदान करने वाले विद्वान कौन थे, तो हम शुरुआत करते हैं होमर से। एंड बेसिकली होमर वाज अ पोएट, वो एक कवि था, ठीक है, और उसने 2 महाकाव्य रचे थे। हम सब जानते हैं उनके बारे में, इलियड एवं ओडेसी। जैसे हमारे यहाँ पर रामायण और गीता है, ठीक है, उसी तरह वहाँ के ये 2 महाकाव्य है यूनान के, इलियड और ओडेसी। और इनके अंदर उन्होंने थोड़ी बहुत भौगोलिक बातें भी की और इसने पृथ्वी को वृत्ताकार बताया। ध्यान रखिएगा, गोलाकार बात नहीं हुई है यहाँ पर, वृत्ताकार बताया, और ऐसा बताया कि ये चारों तरफ से सागर सरिता से घिरी हुई है। सो इट इज इन अ सर्कुलर शेप एंड इट इज सराउंडेड बाय द ओशन, है ना, चारों तरफ से इसमें ये सागर से घिरी हुई है, ठीक है। ये दिस वाज द कंसेप्शन अबाउट द अर्थ। और उसके साथ साथ में जो आकाश है, ठीक है, उसके लिए कहा ठोस और नतोदर सतह वाला है, ठीक है। सो इट इज सॉलिड एंड इंक्लाइंड।
है ना। ऐसा उन्होंने आकाश के लिए कहा। सूर्य के लिए कहा कि यह सागर सरिता से निकलता है और उसी में समाहित हो जाता है, और तारे भी ऐसा ही करते हैं। और इन्होंने जो बहुत साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूं होमर का, वो ये था कि इन्होंने जो चारों दिशाओं से हवाएं आती हैं, ठीक है, नॉर्थ से, साउथ से, वेस्ट से, ईस्ट से जो विंड्स आती हैं, उनका जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया वो बहुत ही लॉजिकल था। इन्होंने कहा कि उत्तर दिशा से, अब आप देखिए कि उस समय का जो यूनान था उसके उत्तर में आप कल्पना करिए क्या था। अब उसके उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध है बाद में, ठीक है। तो मुझे बताइए कि वहां से जो हवाएं आएगी वो कैसी होगी, क्योंकि जो पर्वत है वो बहुत ज्यादा हिमालय के तरह ऊंचे नहीं है, और हम जानते हैं ना कि हिमालय भारत को शीत लहरों से बचाता है। तो ऐसा अवरोध एटलस पर्वत उतना प्रबल अवरोध पैदा नहीं कर पाते, ठीक है। उस तरह का जैसे हिमालय हिमालय बैरियर है ना, जिस तरह से इसके लिए ब्लिजर्ड्स के लिए उस तरह का बैरियर जो है वो एटलस क्रिएट नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा कि उस तरफ से जो नॉर्थ से जो हवाएं आती हैं, ठीक है, उनको उन्होंने बोरिस नाम दिया, और उनका डिस्क्रिप्शन में कहा कि ये तीव्र और ठंडी है, ठीक है, फास्ट एंड कूल, तीव्र और ठंडी है। और ये बात सही भी है कि उत्तर से जो हवाएं आती हैं वर्ष के एक बहुत बड़े काल में वो बहुत तेज और बहुत ठंडी होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि दक्षिण से जो हवाएं आती है उनको संज्ञा दी, नाम दिया नोट्स, और उसके लिए कहा कि वाताग्रों पर प्रभावी है, ठीक है। सो दीज आर हैविंग इन्फ्लुएंस ऑन फ्रंट्स। अब उस समय फ्रंट्स की बात करना ये एक बहुत एक एडवांसमेंट कहा जा सकता है उस समय के हिसाब से। और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ भी जो पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है, हमारे यहाँ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जो रेनफॉल होता है विंटर में, आपको पता होगा कि ये डिप्रेशंस जो हैं ये कहाँ से आते हैं, ये डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं मेडिटेरेनियन सी से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या करती है, भूमध्य सागर से धकेल कर इनको यहाँ तक लाती है, इन अवदाबों को। और बेसिकली ये डिप्रेशन, ये डिस्टर्बेंसेस, ये क्या है, दीज आर स्मॉल फॉर्म्स ऑफ साइक्लोन्स, ठीक है। तो आप सोचिए कि ये बात भी कितनी वैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि जो मूल था यूनान साम्राज्य का, जो मूल गद्दियां थी वो यूरोप के दक्षिणी भाग में थी। फिर उन्होंने कहा कि जो ईस्ट से आती हैं वो ह्यूरस नाम दिया उनको, और कहा कि वो माइल्ड विंड्स हैं, है ना, मंद हवाएं हैं वो। अब आप देखिए कि उस समय का ये जो यूनान है उसके पूरब में हम देखें तो कॉन्टिनेंटल पार्ट है, और कॉन्टिनेंटल पार्ट से कॉन्टिनेंटल पार्ट के दूसरे पार्ट में जब हवाएं चलती हैं तो आपको पता होगा कि प्रेशर ग्रेडियंट बहुत अच्छा नहीं बनता। भाई जब स्थल से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं तो वायुदाबों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और वायुदाबों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, एयर प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते, तो प्रेशर ग्रेडियंट अर्थात वायुदाब प्रवणता अच्छी नहीं बनती है, और वायुदाब प्रवणता अच्छी नहीं बनेगी तो हवाएं मंद चलेगी। तो ये भी बात बहुत हद तक तार्किक लगती है। और उन्होंने कहा कि जो पश्चिम से हवाएं आती हैं उनको जाफरस की संज्ञा दी, और कहा कि ये प्रचंड है, ठीक है, ये भीषण है, ठीक है। और ये बात सही भी है, क्योंकि यदि आप पश्चिम में देखो तो पश्चिम में अटलांटिक ओशन है, अंध महासागर है, तो वहां से जो सागरें आएगी, जो हवाएं आएगी, वो बहुत बढ़िया प्रेशर ग्रेडियंट के साथ आएगी, क्योंकि लैंड पार्ट है और दूसरा ओशनिक पार्ट है, इनके अंदर बहुत बढ़िया प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, तो हवाएं काफी तेज चलती है। तो उस तरफ से आने वाली हवाओं के लिए इन्होंने कहा कि दीज आर वेरी फास्ट, वो बहुत तेज हवाएं है ना, विद अ वेरी गुड स्पीड, बहुत बढ़िया स्पीड से हवाएं आती हैं। और ये बात बहुत तार्किक लगती है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन था ये वास्तव में होमर का बहुत अच्छा था। बाकी बेसिकली वो कवि था, तो उनके जो बाकी कंट्रीब्यूशन में हमें इतना जो साइंटिफिक अप्रोच नज़र नहीं आती है। मैं आपको ये थोड़ा सा एक होमर का एक जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो बताता हूँ कि ये देखिए, उन्होंने कहा देखो ये अर्थ है,
ये चारों तरफ से सागर सरिताओं से घिरी हुई है, और सूर्य क्या है, इस सागर सरिता से निकलता है और दूसरी तरफ डूब जाता है। ठीक है, अन्य तारे भी ऐसे ही होते हैं। और ये जो स्काई है, सी दिस इज स्काई, इट इज सॉलिड एंड इंक्लाइंड, ये ठोस और नतोदर है, ऐसे लगता है जैसे खंभों पर खड़ा है। ठीक है, और ये हवाएं हैं जो चारों तरफ से आ रही है। ठीक है, आपको अब ये पिक्चर थोड़ी सी सामने रहेगी तो आप कभी इसको भूलोगे नहीं। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं थेल्स महोदय की। थेल्स का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ये बहुत अच्छे गणितज्ञ थे। और थेल्स और अनेक्सिमिंडर उनके शिष्य थे। ठीक है, इन दोनों को समेकित रूप से गणितीय भूगोल के संस्थापक कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और थेल्स एक फिलोसोफर थे, एक मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने अनेकों थ्योरम दी, मैथमेटिकल थ्योरम्स दी, गणितीय प्रमेय दी। मैं यहाँ पर दो प्रमेय का जिक्र करूंगा, हालांकि वो दोनों प्रमेय जो हैं वो आपने बहुत अनेकों बार उनका जिक्र जो है वो आपने सुना होगा। तो ये जो दो प्रमेय की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें पहली थी कि किसी अर्धवृत्त के आधार को आधार मानकर अर्धवृत्त की परिधि को छूता हुआ त्रिभुज बनाया जाए तो परिधि पर त्रिभुज की दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। मैं इसको आपको बनाकर दिखाता हूं। ये देखिए, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, है ना? यदि स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो मुझे बताइएगा। ये सिंपल सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। ठीक है, एंड दिस इज द बेस, ये इसका आधार है। और इसको यदि बेस मानकर आप कोई भी ट्राइंगल बनाते हैं तो एसेंशियली दैट ट्राइंगल विल फॉर्म ए 90 डिग्री एंगल। मैं आपको दिखाता हूं, उसमें दो तीन ट्राइंगल बना के, और उन सब में 90 डिग्री का एंगल बनता है। चाहे आप कोई सा भी ट्राइंगल बना दीजिएगा, उनमें से सब में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये थ्योरम थी, हालांकि आप सब जानते हो, दिस इज अ वेरी इजी पार्ट। ये देखिए, बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसमें तीन ट्राइंगल बनाए हैं, और तीनों के तीनों जो ट्राइंगल है ना, ठीक है, ऑल थ्री ट्राइंगल्स आर हैविंग अ 90 डिग्री एंगल। ये जो इसकी जो परिधि है ना, उसके ऊपर जो भी कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। क्लियर? दिस वाज द वन थ्योरम, ये एक थ्योरम थी। ठीक है, दूसरी थ्योरम देखिए आप, किन्हीं दो समांतर रेखाओं को काटने वाली सरल रेखा के द्वारा बनाए गए एकांतर कोण के मान समान होते हैं। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, हम सब जानते हैं इस बात को, ठीक है, कि इस तरह से ये जो दो रेखाएं मैंने बनाई है, ये समानांतर रेखाएं हुई या नहीं हुई? समान अंतर के ऊपर खींची हुई है ना? ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पे एक तिरछी रेखा बना दी, तिरछी रेखा बना दी। अब आप देखिए कि थ्योरम क्या कहती है। ठीक है, थ्योरम कहती है कि यहां पर मैं ये चार कोण बनाऊंगा, ये चारों कोण बराबर वैल्यू के हैं। मैं इनको अल्फा, बीटा, गामा, है ना, और लैम्डा की संज्ञा दे देता हूं। ये देखिए आप, दिखाई दे रहा है ना बहुत अच्छे से? ठीक है, अच्छा, ये थ्योरम, ये जो थ्योरम्स है ना, ये हम लोग अभी भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप सोचिए कि आज से करीब करीब, ज्यादा भी नहीं तो 2500 साल पहले जो काम दिया गया था वो इतना प्रासंगिक और इतना सटीक था कि आज भी हम उसी के आधार पर काम करते हैं। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय थेल्स इन मैथमेटिकल ज्योग्राफी। और ये जो थ्योरम है, these theorems are used by other scholars also, जैसे
एक स्कॉलर आएंगे इरेटस्थनीज। ये जो दूसरी थ्योरम दी है उन्होंने, दूसरी प्रमेय दी है, इसी प्रमेय का यूज करके तो इरेटस्थनीज ने पूरी पृथ्वी की परिधि को नाप दिया। ठीक है, तो ये बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन थे। और मैथमेटिकल ज्योग्राफी में नो डाउट ग्रीक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत क्वालिटी कंट्रीब्यूशन के रूप में देखा जाता है। थेल्स ने पृथ्वी को नापने और भूपटल पर भूदृश्यों को दर्शाने की शुरुआत भी की। He tried to measure the earth, and at the same time he tried to show the landforms over the earth surface. उनको दिखाने के लिए भी कोशिश की। और इन्होंने पृथ्वी को पानी पर तैरती हुई तश्तरी माना। एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू होमर। ये होमर के जो कंट्रीब्यूशन था उससे काफी मेल खाता हुआ था। ठीक है, अंग्रेजी भाषा जो लोग जो बच्चे अंग्रेजी भाषा में अपना अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, वो लेक्चर के लास्ट में उनसे हम पूछेंगे कि क्या इतना ठीक है या उनको और भी ज्यादा अनुवाद की जरूरत है। फिर एक विद्वान आए डेमोक्रिटस। इनका ज्यादा योगदान नहीं रहा, इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस द एंटायर, जो पूरा ब्रह्मांड है हमारा, है ना, पूरा यूनिवर्स है, उसके उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। लेकिन जो खास बात थी वो ये थी कि ये जो ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ एटम्स, ये बहुत बड़ी बात थी। हालांकि इसमें उसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स हमें नहीं मिलती है ना, और इसका बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेसिस आज हम जानते नहीं है। लेकिन ये बड़ी खास बात थी कि अणुओं की गति को आधार मानकर, और उस समय आज से करीब 2500 साल पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझाने का प्रयास अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास था। ब्रह्मांड के घूर्णन को भी समझाने का प्रयास किया। अब देखिए, दिस वाज अ मैप प्रिपेयर्ड बाय होमर, है ना। ठीक है, तो ये मैप कोई जरूरी नहीं है होमर ने बनाया हो, लेकिन इस मैप के बारे में ये कहा जाता है कि दिस वाज अकॉर्डिंग होमर, है ना। होमर के अनुसार इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। और ये डेमोक्रेटिस का इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन यस, दिस मैप वाज गिवन बाय द डेमोक्रेटिस। ठीक है, अब पाइथागोरस का नाम आते ही हमें स्कूल डेज याद आ जाते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि हमें एक प्रमेय जो सुनने को मिलती थी त्रिभुज के लिए, है ना, ट्रायंगल के लिए, कि भाई कर्ण का जो वर्ग है ना, वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने बहुत इस प्रमेय को पढ़ा है, और पाइथागोरस की प्रमेय के नाम से ही पढ़ा है इसको। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखो, हालांकि आप सब जानते हो इसको। दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज सी, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये देखो, ये थ्योरम था। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, एक बेस है, नीचे बेस है, आधार है, फिर परपेंडिकुलर है ना, लंब है। ठीक है, और उसके बाद उन दोनों किनारों को मिलाने वाला विकर्ण है या कर्ण है। ठीक है, और हम यहाँ पर ये डेफिनेशन, ये इक्वेशन देखते हैं, जिस इक्वेशन में ये कहा गया, पाइथागोरस ने कहा कि कर्ण का जो वर्ग है ना, द स्क्वायर ऑफ कर्ण इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ दिस बेस आधार और स्क्वायर ऑफ लंब, है ना, ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर के जोड़ के बराबर है। ठीक है, तो देखो, इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर अपने विचार दिए पाइथागोरस ने। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, he was the first scholar who advocated that earth is spherical। इन्होंने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है और अस्थिर है। और ये शब्द आप गौर करना, क्योंकि ये सवाल 3 तरह से बनता है, और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। पृथ्वी को गोलाकार व अस्थिर माना, एवं यह विचार दिया कि यह अन्य आकाशीय पिंडों के चारों ओर अन्य आकाशीय पिंडों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्होंने बताया कि सूर्य एवं चंद्रमा
पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और साथ में ये भी कहा कि यह विचार भी दिया कि अन्य आकाशीय पिंडों के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो एक बात इसमें साफ आती है कि एक तो उन्होंने पृथ्वी को अस्थिर कहा, जो महत्वपूर्ण बातें निकल के आती है यहाँ पर, और दूसरा उन्होंने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है। ये पहला विद्वान है जो स्फेरिकल शेप है अर्थ की, उसको एडवोकेट कर रहा है, और साथ में ये भी कह रहा है कि अर्थ इज अनस्टेबल, है ना। ठीक है, और ये कहा कि पृथ्वी तो दूसरे आकाशीय पिंडों के चारों ओर चक्कर लगाती है, और सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन्होंने आकाशीय पिंडों की चक्रीय गति के संबंध में गणितीय नियम भी प्रतिपादन किए। He tried to give the mathematical equations for all such movements of the celestial bodies. पाइथागोरस ने अनेकों ज्यामितीय प्रमेय भी थी, जियोमेट्रिकल थियरम्स दी उसने, और बताया कि किसी लंबकोणीय त्रिभुज के कर्ण, है ना, ध्यान रखना लंबकोणीय त्रिभुज की बात हो रही है ना, कि कर्ण के वर्ग का मान त्रिभुज के आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन्हीं का स्टूडेंट था फिलालस, और उसने सर्वप्रथम कहा कि गोलाकार पृथ्वी की कल्पना की और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन की संकल्पना दी। तो यहाँ ध्यान रखिए कि द फर्स्ट पर्सन हु एडवोकेटेड दैट अर्थ इज हैविंग द स्फेरिकल शेप वाज पाइथागोरस। पहला विद्वान जिसने पृथ्वी के गोलाकार होने की संकल्पना की वो पाइथागोरस था। उसने पृथ्वी को गोलाकार और अस्थिर बताया। उसके बाद फिलालस जो है वो एक ऐसा विद्वान है जिसने पृथ्वी को गोलाकार बताते हुए और इस बात को बताया, फर्स्ट टाइम इस बात को बताया कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। सो इट रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था फिलालस का। फिर अनैक्सिमेंडर की बात करते हैं। हमने देखा कि ही वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी विद थेल्स। थेल्स का स्टूडेंट था। इन्होंने थेल्स के साथ गणितीय भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और एक योगदान जिसके लिए हम अनैक्सिमेंडर को बहुत याद करते हैं, और हर बार जब यूनान में भूगोल के विकास की बात आती है तो अनैक्सिमेंडर का नाम जरूर आता है। वो इसलिए आता है कि ये वो विद्वान था जिसने नोमोन का उपयोग यूनानियों को बताया, और नोमोन जो है वो जो बेबीलोनिया की सभ्यता थी वहाँ का यंत्र था, और इसने यूनानियों का परिचय इस नोमोन से कराया। और नोमोन ये कुछ भी नहीं, ये एक सिंपल एक दंड है ना, एक ऐसा दंड है जो स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, और यदि हम इसको सरफेस पर, अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर खड़ा करें, एग्जैक्टली सरफेस के परपेंडिकुलर इसको खड़ा करें, तो इसकी जो शेडो बनेगी, है ना, जो इसकी छाया होगी, उसकी लंबाई तथा उसकी डायरेक्शन, शेडो कितनी लंबी है, शेडो कहाँ किस दिशा में बन रही है, यदि हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, तो हम सूर्य की विभिन्न स्थितियों को माप सकते हैं। और यही कारण है कि इसको सन डायल की संज्ञा दी जाती है, इसको सूर्य घड़ी की संज्ञा दी जाती है। नोमोन से मध्याह्न समय का निर्धारण भी किया जा सकता है, और मध्याह्न समय जैसे हम जिसको नून कहते हैं, वो कैसे निर्धारण किया जा सकता है कि ये वो समय होगा जब इस नोमोन की जो छाया है ना, वो सबसे छोटी होगी, द स्मॉलेस्ट शेडो इन द होल डे। पूरे दिन में जो सबसे छोटी छाया होगी ना, ठीक है, वो मध्याह्न का समय होगा उस स्थान पर। ठीक है, वो दैट इज द टाइम व्हिच वी कैन से इट इज नून, है ना, कि ये मध्याह्न का समय है। ठीक है, अब उत्तरी गोलार्ध में यदि हम होंगे ना, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में यदि हम हैं, और यदि हमारे दक्षिण में सूरज है, ठीक है, तो निश्चित रूप से ये छाया उत्तर की ओर बनेगी। एंड वी नो वेरी वेल दैट द प्लेस वेयर दोज पीपल वर एक्सपेरिमेंटिंग, है ना, वो प्लेस 22.5 डिग्री के उत्तर में ही था हर हालत में, क्योंकि
आप ये देखते हो कि अफ्रीका के अंदर हम जब नील नदी के सहारे सहारे नीचे उतरते हैं तो आसमान बांध के आसपास हम देखते हैं कि हमें कर्क रेखा की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये तो पूरा का पूरा जो यूनान साम्राज्य का क्षेत्र है ये तो उसके उत्तर में है ना। और हम जानते हैं कि जब जो जो सूर्य की स्थिति है विद रेफरेंस टू अर्थ, है ना, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य की स्थिति है, वो उत्तरायण में अधिकतम जो है सूर्य कर्क रेखा के ऊपर तक चमक पाता है या कर्क रेखा के ऊपर तक आ पाता है। उसके बाद पुनः वो दक्षिण की तरफ उसकी स्थिति बनने लगती है। ठीक है। और हालांकि हम ये बोलने की भाषा में बोलते हैं कि सूरज यहाँ पहुंच जाता है, सूरज वहां पहुंच जाता है। वास्तव में पृथ्वी की स्थितियां बदलती हैं, उसके साथ साथ सूर्य की पृथ्वी के संदर्भ में स्थितियां बदलती हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इससे मध्याह्न रेखा को भी दर्शाया जा सकता है और पहली बार विश्व मानचित्र की रचना मापक पर करने की कोशिश की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला अटेम्प्ट है जब ये महसूस किया गया कि मैप जो है वो अकॉर्डिंग टू स्केल होना चाहिए। ठीक है। he was the first person, Anaximander was the first person who tried to make the world map according to scale, और उसने यूनान को विश्व के मध्य में दर्शाने की कोशिश की या दर्शाया उसको। और ये स्वाभाविक है भाई, ग्रीनविच के अंदर, ग्रीनविच लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने देखा कि हम पृथ्वी को यदि दो गोलार्धों में बांटते हैं, एक पूरब और एक पश्चिम, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, सेंटर में कौन, के सेंटर में हम, है ना, हमारे जो पश्चिम में है वो पश्चिमी गोलार्ध में और हमारे जो पूरब में है वो पूर्वी गोलार्ध में। तो ये कोई नई बात नहीं है ना, ये आज भी ऐसा होता है। तो इन्होंने, क्योंकि ये यूनान का था, तो इन्होंने क्या किया, यूनान को अपने जो अपना देश है, अपना जो साम्राज्य है, उसको केंद्र में रखा। ठीक है, उसको मध्य में दिखाया और ये जो मानचित्र था गोलाकार था, राउंड शेप में था और चारों ओर उसके जो ओशनिक बेल्ट थी, सागर सरिता से घिरा हुआ बताया। ठीक है। और अनेक्सिमेंडर ने ये कहा कि ये सागर सरिता का जो पदार्थ है ना, वो अलौकिक पदार्थ है और इसको उसने अपनी राइटिंग में लिखा एपिरियन। ठीक है, एपिरियन मतलब इट इज समथिंग विच इज गिवन बाय द गॉड, है ना, अलौकिक पदार्थ है। ठीक है। ये देखिए अनेक्सिमेंडर का जब हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो हमारे लिए इसका ये सर्कुलर जो मैप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेकंड, दैट सी दिस ही इज शोइंग द ओशन, है ना, ये सागर सरिता है जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये यूनान का मूल केंद्र है ना, जिसको ये मैप के बीच में दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ब्लैक सी को ये बात ध्यान में रखने की है क्योंकि कैस्पियन सागर के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, बट समटाइम दे कैन आस्क अबाउट द ब्लैक सी आल्सो। काले सागर को खुले सागर के रूप में दर्शाया था, है ना, ब्लैक सी को खुले सागर के रूप में दर्शाया था। ठीक है। अब देखिए कुछ और बातें करते हैं एनेक्सिमेंडर के बारे में। उसने ये भी कहा था, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि ये जो बिजली चमकती है और जो गर्जन होती है ना, वो कैसे होती है। तो इस मौसम संबंधी ये जो मीटीरियोलॉजिकल फेनोमेना है, मौसम परिघटना है, इसके बारे में भी उसने स्पष्ट करने की कोशिश की और उसने कहा रेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी pumped up from earth by the sun। ये कितनी बड़ी बात है। उस समय कह रहा है कि आप जो बारिश देख रहे हो ना, ये आर्द्रता के कारण होती है और आर्द्रता के सहारे जो सूरज है वो पृथ्वी से आर्द्रता को आकाश में पंप करता है और उसी से बारिश होती है। ठीक है। उस समय के हिसाब से देखें तो अग्रणी विचार जैसा प्रतीत होता है। कार्टोग्राफी के बारे में तो हमने अभी देखा ही था कि इसने फर्स्ट पर्सन था who tried to prepare a world map to scale। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। और जियोमेट्री का योगदान हम जानते हैं बिकॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ नोमोन
which was an instrument like a sundial. So this was also very important. अब हम बात करते हैं एनाक्सिमेनस की, ठीक है। तो ये एनाक्सिमेनस जो था, ये एनाक्सिमेंडर का शिष्य था, और इन्होंने कहा था कि सूर्य और तारे बहुत दूर हैं और पर्वतों द्वारा सूरज के प्रकाश के अवरुद्ध होने से रात्रि हो जाती है, ठीक है। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं था, बट यस दिस मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्लेटो, ठीक है। इन्होंने निगमनात्मक उपागम जो है उसको स्थापित करने की कोशिश की, ठीक है, और इसको हम इस उपागम का प्रवर्तक और संस्थापक कहते हैं। सो ही वाज द फाउंडिंग ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, है ना, और डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है। अभी बात करेंगे कि ये डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है, अभी उसकी चर्चा करेंगे हम। और प्लेटो ने सर्वप्रथम ये बात बताई कि पृथ्वी जो है ना, वो गोलाकार है और पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में माना। सो ही वाज द पर्सन हु गेव अर्थ सेंट्रिक हाइपोथेसिस, है ना, भूकेंद्रीय संकल्पना दी। तो देखो, पृथ्वी को मैंने आपसे बार बार कहा था कि ये पृथ्वी के गोलाकार होने की बात आए तो विशेष तौर पे ध्यान देना। यहाँ पाइथागोरस शुरुआत कर रहा है और ये कह रहा है कि पृथ्वी गोलाकार और अस्थिर है। फिलहालस उसमें एक बात और जोड़ता है कि पृथ्वी गोलाकार है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है। और उसके बाद प्लेटो उसमें एक बात और जोड़ता है कि पृथ्वी गोलाकार है और पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। और उन्होंने माना कि आकाशीय पिंडों की गति की पृथ्वी केंद्रित अवधारणा जो है वो सबसे प्रबल है, और ये अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की, ठीक है। निगमनात्मक उपागम पे मैं अभी बताता हूँ अरस्तु को खत्म करके, ठीक है ना। तो अब हम एरिस्टोटल की बात करते हैं। ही वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। लेकिन इन्होंने क्या किया, आगमनात्मक उपागम दिया, ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग दी, है ना। ही वाज द फाउंडर एंड प्रोपगेटर ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, है ना। इंडक्टिव रीजनिंग का पक्षधर था और इन्होंने वैज्ञानिक शोध की चारित्रिक विशेषताओं पर बल दिया। और इंडक्टिव जो रीजनिंग होती है उसकी ये खास बात भी होती है, आगमनात्मक उपागम की ये खास बात होती है कि वो वैज्ञानिक शोध को प्रबलता से रखते हैं। और इन्होंने क्या किया कि क्योंकि ये इंडक्टिव अप्रोच के प्रणेता थे, क्योंकि ये आगमनात्मक उपागम के प्रवर्तक और संस्थापक थे, तो इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक शोध की चारित्रिक विशेषताओं को भी इंगित किया। इसीलिए इन्हें कुछ विद्वान वैज्ञानिक भूगोल का प्रणेता भी कहते हैं। तो some this scholars also call him as the propagator of scientific geography, ठीक है। चंद्रमा की छाया के आधार पर उन्होंने पृथ्वी की गोलाकार आकृति को स्पष्ट किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टिल नाउ जिन लोगों ने पृथ्वी को गोलाकार बताया था, ठीक है, उसके पीछे हमें बहुत सारे तर्क जो है वो नहीं मिलते। इन्होंने कहा कि देखिए, चंद्रमा की कलाएं जो होती हैं वो इसलिए हमें देखने को मिलती है क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा के किसी भाग को ढक लेती है, ठीक है। तो चंद्रमा की कलाओं का कारण है पृथ्वी की छाया। अब यदि यदि वो गोल है, वो छाया तो पृथ्वी की है, वो छाया तो पृथ्वी की है, इसका मतलब कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसके पहले के लोगों ने जो संकल्पना दी थी स्फेरिकल अर्थ की, उसको इसने क्या किया, स्थापित करने की कोशिश की। इसने एक्यूमेन जो शब्द है वो दिया सबसे पहले। तो who gave this term acumen, that means habitable world, आवासीय क्षेत्र, है ना। इसकी संकल्पना देने वाला विद्वान कौन था, तो वो अरस्तु था। मौसम विज्ञान एवं गणितीय भूगोल में भी उन्होंने खूब योगदान दिया और इनकी एक पुस्तक थी मीटीरियोलॉजिका, ये एक साथ है ना, मीटीरियोलॉजिका, ठीक है। अरस्तु ने पृथ्वी को 5 जोन्स में बांटा, ठीक है। दैट इज ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध, ठीक है, अराउंड द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के आसपास एक कटिबंध हुआ, ठीक है, नियर टू दिस ट्रॉपिकल जोन इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर,
देयर आर 2 बेल्ट्स। तो उसने कहा कि भाई इस भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 2 पेटियां हैं, और उसको कहा शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहा? शीतोष्ण कटिबंध। और फिर उसने कहा कि उससे भी परे नियर टू पोल्स, ध्रुवों के पास दोनों गोलार्धों में 2 कटिबंध है, और वो है शीत कटिबंध। ठीक है, तो ट्रॉपिकल, टेम्परेट और फ्रिजिड, ये 3 बेल्ट्स, क्लाइमेटिक बेल्ट्स इन्होंने सुझाई। अरस्तु के अनुसार भूमध्य रेखा के समीप तथा शीत कटिबंध बसाव योग्य नहीं है। सो दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन एक्यूमेन, है ना। ये आवासीय आवास योग्य क्षेत्र नहीं है। और फिर एक विद्वान था थियोफ्रेटस, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत जो डिफरेंट रेसेस हैं, ह्यूमन रेसेस, उनका और मिट्टियों का अध्ययन किया। ठीक है, तो विभिन्न प्रजातियों और मिट्टियों का अध्ययन प्रस्तुत किया। अब देखिए, हिकेटियस की बात करने से पहले मैं आपसे बात करूंगा निगमनात्मक और आगमनात्मक उपागम की। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको बताता हूँ। होल्ड ऑन। आप हमेशा, जब भी आपके सामने ये बात आए, आप हमेशा मेरी इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और मैं बता देता हूँ आपको, मैंने ऊपर लिखा है डिडक्टिव अप्रोच, और फिर मैंने जी लिख के और एक एरो बनाया है पी की तरफ, और ऊपर लिखा है डी। दैट मीन्स वो उपागम जिसमें हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ बढ़ते हैं, हम सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। फिर मैंने लिखा है इंडक्टिव अप्रोच, और मैंने लिखा है पी, एरो बनाया है, उसके ऊपर आई लिखा है, आई मीन्स इंडक्टिव, और आगे लिखा है जी। ठीक है, दैट मीन्स वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये चीज बहुत सरल शब्दों में समझाता हूँ। देखिए, इंडक्टिव अप्रोच की बात करते हैं पहले, और एग्जाम्पल लेते हैं हम्बोल्ट का। हम्बोल्ट देखिए अपनी यात्राओं पे निकलता है। आप जानते हो हम्बोल्ट हमेशा बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लेके चलता था, है ना। थर्मामीटर भी रखता था, वो बैरोमीटर भी रखता था। ठीक है, बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट लेके चलता था। अब आप एक छोटा सा एक उसका शोध देखिए। वो बहुत सारी जगह पर प्रेशर नापता है, बहुत सारी ऊंचाइयों पर जाता है, तो भी वो क्या करता है, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता है तो वो अलग अलग ऊंचाइयों पर वायुदाब या प्रेशर का मापन करता है ना, वायुदाब नापता है। ठीक है, और जब वो बहुत सारी जगह ये प्रयोग कर लेता है, मतलब बहुत सारे विशिष्ट स्थानों पर, बहुत सारे पर्टिकुलर प्लेसेस पे जब वो ये ऑब्जर्वेशन कर लेता है, और बाद में उन सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को एक साथ रखकर और वो उसको एनालाइज करता है, उसको मूल्यांकित करता है, तो he reaches on the conclusion that कि भाई ऊंचाई के साथ वायु दाबों में कमी आती है, इस पर पहुंचता है वो। ठीक है, सो वो एक जनरल प्रिंसिपल बनाता है, एक सामान्य नियम देता है कि ऊंचाई के साथ वायु दाबों में कमी आती है। अब आप समझिए इस एग्जाम्पल को कि वो अनेकों स्थानों पर, और सारे स्थान विशिष्ट हैं, सारे किसी एक स्थान पे नहीं ले रहा है, वो अलग अलग स्थानों पर वो ऑब्जर्वेशंस ले रहा है। ठीक है, और अलग अलग स्थानों पर ऑब्जर्वेशन लेने के बाद वो एक सामान्य नियम तक पहुंचता है। तो बताइए कि क्या यदि हम इसको यूं कहें कि ही इज टेकिंग ऑब्जर्वेशन
from particular places, and finally concluding a general principle, है ना, और reaching on a general principle. तो ये बात सही होगी या नहीं होगी, है ना? वो बहुत सारे विशिष्ट स्थानों पर वो प्रेक्षण करता है, प्रयोग करता है, और उनके उसके आधार पर वो सामान्य नियम का प्रतिपादन करता है। ठीक है, ये जो उपागम होता है इसको कहते हैं आगमनात्मक। ठीक है, और हम कहते हैं कि दिस अप्रोच इज, इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है अनुभाविक। ठीक है, ऑब्वियसली अनुभाविक होनी है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ठीक है, और जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, ठीक है, वो उसको हम अनुभाविक बोलते हैं। अब आप एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि आपने क्या किया, ये देखा कि क्या हम्बोल्ट जो कह रहा है वो सही है क्या। आपके पास जनरल प्रिंसिपल है कि ऊंचाई के साथ वायुदाबों में कमी आती है। व्हाट यू आर डूइंग नाउ, आप बैरोमीटर लेते हैं, वायुदाब मापी लेते हैं, और अलग अलग स्थानों पर ऊंचाई पर जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर, है ना। आप रॉकीज में भी जाते हैं, आप एंडीज में भी जाते हैं, आप हिमालय में भी जाते हैं, अलग अलग ऊंचाइयों पे जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर, एंड देन यू डू द एक्सपेरिमेंट, है ना। आप प्रयोग करते हैं, और प्रयोग का मतलब ये हुआ कि आप वायुदाब का मापन करते हैं। ठीक है, सिंपली यू आर मेजरिंग प्रेशर ऑन वेरियस हाइट्स। ठीक है, एंड देन you are either proving or disproving the hypothesis or the general law. आप ये जो सामान्य नियम है उसको या तो आप सत्यापित कर रहे हो, और या आप उसको नकार दे रहे हो। बेसिकली आप जांच कर रहे हो। ठीक है, सो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो डिडक्टिव अप्रोच है ना, इसकी शुरुआत हम जनरल से करते हैं। दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी वन प्रिंसिपल विद अस, हमारे पास पहले से एक नियम, एक सिद्धांत है, और हम क्या करते हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो परिकल्पनाओं की टेस्टिंग होती है, वो यही उपागम है, और ये उपागम निगमनात्मक उपागम कहलाता है। इसको हम डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ शायद ये समझ में आया होगा, लेकिन हम इससे आगे चलेंगे उससे पहले हम एक छोटा सा